और बड़ी खबर आ रही है, कोरोना से जारी जंग को तेज करने के लिए पीएम मोदी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के साथ बैठक की। उस बैठक में जनरल रावत ने सेना से हाल ही में रिटायर हुए मेडिकल अफसरों को कोरोना से जंग के लिए बुलाने की बात कही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, तैयारियों की समीक्षा भी इस बैठक में ली गई और सेना से किस तरीके से मदद ली जा सकती है, इसके बारे में ये बैठक चली है। विक्रांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, और क्या महत्वपूर्ण बातें रही इस बैठक की? देखिए, सीडीएस जनरल विपिन रावत की बैठक हुई प्रधानमंत्री के साथ और पीएम को इस दौरान सेना किस तरीके से मदद पहुंचा सकती है इस पूरे पेंडेमिक के दौर में, उन सब चीजों पर चर्चा हुई। पिछले 2 सालों के अंदर जो भी रिटायर हुए हैं या जिन आर्म फोर्सेस के सैनिकों ने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ली थी, तो जो मेडिकल पर्सनल हैं उन सभी को वापस बुलाया गया है और ये कहा गया है कि उनको उनके घर के पास के ही मेडिकल संस्थानों में लगाया जाएगा। इसके अलावा जो उस 2 साल से पहले रिटायर हुए हैं उनसे ये कहा गया है कि वो कंसल्टेशन दे सकते हैं। इसके अलावा पीएम को ये भी बताया गया कि नर्सिंग पर्सनल जो है बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं डॉक्टर्स की मदद के लिए हॉस्पिटल्स में। और पीएम को ये भी ब्रीफ किया गया कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो सेना के पास हैं अलग अलग इस्टेब्लिशमेंट में माफ कीजिएगा, उन्हें बुलाया गया है हॉस्पिटल को देने के लिए। तो जितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर सेना के अलग अलग इस्टेब्लिशमेंट में हैं उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाने का भी काम सेना की तरफ से किया जा रहा है। इसके अलावा सेना बड़ी संख्या में मेडिकल फैसिलिटीज भी बनाने की कोशिश कर रही है, जहां पर सेना के डॉक्टरों और सेना की नर्सों के जरिए आम लोगों को भी, सिविलियंस को बड़ी संख्या में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। तो ये पूरी बैठक इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रही कि सेना की क्या भूमिका रहेगी इस पेंडेमिक में, और सेना ने अपने पूरे संसाधन जो मेडिकल से रिलेटेड उनके संसाधन है वो पूरे सिविलियंस के लिए खोलने की बात कही है। अपने डॉक्टर्स का इलाज सिविलियंस के करेंगे और नर्सिस और जितने भी संसाधन हैं और ऑक्सीजन जो उनके अलग अलग इस्टेब्लिशमेंट में है वो पूरा अस्पतालों की तरफ डाइवर्ट करने की बात कही गई है। शुक्रिया विक्रांत। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री से फोन पर बात की। उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी। दोनों देशों के बीच कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए उच्च तकनीक, कौशल विकास और कई क्षेत्रों में सहयोग पर भी चर्चा हुई। भारत और जापान दोनों देश इस समय कोविड-19 महामारी से जूझ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा ट्वीट किया और लिखा कि जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से फोन पर बात हुई। हमने दोनों देशों के बीच जारी कई द्विपक्षीय पहलों को समीक्षा की। हमने उच्च तकनीकी, कौशल विकास और कोविड-19 महामारी का साथ मिलकर मुकाबला करने और आपसी सहयोग पर चर्चा की। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। यानी नीरज, देखिए, प्रधानमंत्री खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जापान से वो सीधे संपर्क में हैं और किस तरीके के सहयोग दोनों देश एक दूसरे का कर सकते हैं उस पर भी नजर है। प्रधानमंत्री का ये कॉल बहुत महत्वपूर्ण रखता है, महत्व रखता है अपने आप में, क्योंकि जिस तरह से तमाम दूसरे देशों की तरफ से मदद के हाथ आए, चाहे ब्रिटेन की बात करें, अमेरिका की बात करें या फिर फ्रांस की बात करें, रूस की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया और यूएस और ब्रिटेन ने तो कुछ मदद भी भेजी है। उसमें प्रधानमंत्री का जापान के प्रधानमंत्री से बात करना कहीं ना कहीं कोरोना संकट से जूझते दोनों देश और खासकर भारत जिस तरह के माहौल में अभी यहाँ तमाम चीजों की कमी है उससे निपटने में मदद के लिए ये एक कॉल था। और प्रधानमंत्री की ये कोशिश है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि ये पूरा जो स्थिति है आने वाले दिनों में इस स्थिति में सुधार जरूर होगा, लेकिन आने वाले वक्त में कोरोना का संकट बना रहेगा। तो ऐसे में दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करें और सप्लाई चेन को लेकर उनका जोर था कि सप्लाई चेन किसी तरह से प्रभावित न हो। तो जापान का सहयोग बहुत महत्व रखता है इसके लिए, और इसी को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ने इस मसले के अलावा दूसरे महत्वपूर्ण विषयों पर भी बातचीत की और ये सुनिश्चित किया कि आने वाले दिनों में दोनों देश मिलकर कोरोना का मुकाबला करेंगे। और ये भी उम्मीद जताई कि जल्द से जल्द जापानी प्रधानमंत्री भारत का दौरा करें, क्योंकि जापानी प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपना दौरा पोस्टपोन किया है। जी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सीजेआई जस्टिस रमन्ना का बड़ा बयान सामने आया है। कोरोना से जंग में सुप्रीम कोर्ट की पहल भी इसके साथ ही साथ सामने आई। सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत में इलाज होगा, ये जानकारी कोर्ट की तरफ से ही दी गई। सीजेआई जस्टिस रमन्ना का एक बड़ा बयान सामने आया जिसमें कोरोना से जंग में सुप्रीम कोर्ट ने पहल दिखाई है।
सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत जो है उसमें कोरोना के जो मरीज हैं उनका इलाज होगा और ये पेशकश सीजेआई जस्टिस रमन्ना ने दिया। उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। कोरोना से जंग में जिस वक्त हर कोई लगा हुआ है, वहीं कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया कि नई इमारत में कोरोना के जो मरीज हैं उनका इलाज होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सीजेआई जस्टिस रमन्ना का बड़ा बयान ऐसे वक्त पर जब देश जो है वो कोरोना से जंग लड़ रहा है। कोरोना से जंग में सुप्रीम कोर्ट की ये बड़ी पहल, जस्टिस रमन्ना का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कोरोना से जो जंग लड़नी है उसके लिए जो इमारत है नई, उस पर कोरोना के जो मरीज हैं वहां पहुंच सकते हैं, वहां पर उनका इलाज होगा। तो जिस तरीके से बेड की जरूरत बढ़ रही है, अस्पतालों की जरूरत बढ़ रही है, कई जगहों पर अभी अस्पताल बेड नए बनाए जा रहे हैं, ऐसी सुविधा की जा रही है कि बेड की संख्या बढ़ाई जाए, ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से हो पाए। और ऐसे में सीजेआई जस्टिस रमन्ना का बड़ा बयान ये सामने आया है। एहतशाम खान हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। और एहतशाम, देखिए ये बड़ा बयान और इसमें ये कहा गया कि जो नई इमारत है वहां पर मरीजों का इलाज हो पाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी जैसा कि हम जानते हैं कई सारे स्टाफ पॉजिटिव हुए हैं और वकीलों में भी काफ़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव देखा गया है। तो इसके मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी जस्टिस रमन्ना के साथ सुबह में आज, जिसमें ये कुछ चीज़ें तय की गई हैं। जिसमें एक ये है कि जो नई बिल्डिंग बनी है उसमें एक 60 बेड का फैसिलिटी बनाया जाएगा जहाँ पर कोरोना के मरीजों का इलाज किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली सरकार से बात की जा रही है और साथ ही साथ जो समर वेकेशन है उसको भी प्रीपोन किया जा रहा है। ये दो बड़े फैसले हुए हैं जिस तरह के हालात वहां बन रहे हैं। जी, तो ये बड़ा बयान और ये कहा गया कि इस जो इलाज है कोरोना मरीजों का वो अब नई इमारत में हो पाएगा। वहीं दिल्ली में 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने 1,34,00,000 वैक्सीन का ऑर्डर दिया है और 1 मई से दिल्ली में वैक्सीनेशन का काम बड़े स्तर पर किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन निर्माताओं से अपील की है कि केंद्र, राज्य और प्राइवेट अस्पतालों को एक ही दाम में वैक्सीन मिलनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द और बड़े स्तर के ऊपर कैसे लोगों को वैक्सीन किया जाए, इसका पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। आज सुबह हम लोगों ने दिल्ली में 1,34,00,000 वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी है। हम कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द वैक्सीन खरीदी जाए और लोगों को लगाई जाए। इस महामारी में वैक्सीन एक समाधान निकल के आ रहा है। वैक्सीन जिन लोगों को लगी है उनका एक तरफ कोरोना नहीं होता, या जिनको होता है उन लोगों को माइल्ड होता है। उनमें से अधिकतर लोगों को अस्पताल की ज़रूरत नहीं होती और अगर अस्पताल की ज़रूरत पड़े भी तो उनकी बीमारी सीरियस नहीं होती, ऐसा देखने में आया है। तो कोरोना एक तरह से अगर वैक्सीन सबको लग जाए तो कोरोना एक ऑर्डिनरी बीमारी की तरह हो जाएगी। अगर होगी भी तो ठीक हो जाएगी। वहीं दिल्ली के छतरपुर में बनाए गए सरदार पटेल कोविड सेंटर की शुरुआत हो गई है और इसकी शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सेंटर में इंतजाम देखने पहुंचे। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भी उनके साथ थे। सीएम ने सभी सुविधाओं की पड़ताल की और सेंटर में किसी तरह की परेशानी ना हो इसका ध्यान रखने के निर्देश दिए। 500 बेड के इस अस्पताल में ऑक्सीजन समेत इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनें, मरीजों को परेशानी ना हो इसके लिए सुविधाएं भी रखी गई हैं। साथ ही मरीजों को तनाव से मुक्त करने के लिए उनकी काउंसलिंग की सुविधा भी मौजूद है। दिल्ली में ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने का इस टाइम बहुत बड़े स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी मैं राधा स्वामी सत्संग ब्यास के वहाँ पे जो एक सेंटर बनाया गया है उसका मुआयना करके आ रहा हूँ। आज सुबह 10 बजे वो मरीजों के लिए खोल दिया गया है। लगभग 500 बेड्स शुरू किए जा रहे हैं। आज 150 बेड्स हैं, अगले 1-2 दिन में 500 बेड्स हो जाएंगे। उसके 2-4 दिन के अंदर इसको 2000 बेड्स तक और फिर 5000 बेड्स तक ले जाया जाएगा।
वहीं केंद्र सरकार की चलाई गई ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज दिल्ली पहुंचेगी, जिसमें 70 टन ऑक्सीजन होगा। यह ऑक्सीजन एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के जिंदल स्टील प्लांट से आ रही है। ट्रेन पर 4 टैंकर में ऑक्सीजन आ रही है और ऐसे में दिल्ली सरकार को खाली टैंकर्स की व्यवस्था करने को कहा गया है ताकि ट्रेन से अस्पतालों तक पहुंचने की सुविधा हो सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के बड़े उद्योगपतियों और राज्यों को ऑक्सीजन संकट में मदद करने के लिए चिट्ठी लिखी। हाथ जोड़ के निवेदन है पार्टी की ओर से भी, और सबसे बड़ी बात है मनुष्यत्व की ओर से, ये भिड़ंत कभी नहीं करवाइए। सभी पॉलिटिकल पार्टी से ये निवेदन है, ये भिड़ंत कभी मत करवाइए। कभी भी राज्य सरकार केंद्र सरकार ये अगर आपस में लड़ेंगे तो जनता जनार्दन का भला नहीं हो सकता है। छोटी छोटी राजनीति के लिए हम ये भिड़ंत ना करवाएं। जो भी केंद्र सरकार का है वो आप ही का तो है, वो राज्य सरकार का ही तो है। इसलिए डिफरेंशियल प्राइसिंग पे लेके जो राजनीति करने की कोशिश हो रही है कि राज्यों को वंचित किया जा रहा है, ये गलत है। और हाथ जोड़ के हम निवेदन करते हैं, इस प्रकार की राजनीति से हमें कोसों दूर रहना है। केवल और केवल जनता जनार्दन कैसे वैक्सीनेट हो सके उसी की चिंता करनी है। दूसरा विषय यहाँ पर उठा बंधुगण, इसमें मैं ऐड कर दूँ एक शब्द भी। केंद्र का जो रोल है वो केवल और केवल फैसिलिटेटर का है। वो एक चैनल है, वो फैसिलिटेटर है। वो अपने आप में कोई अलग बॉडी नहीं है, वो फैसिलिटेटर है, वो फैसिलिटेट करता है। जो दूसरा विषय उठा कि क्या राज्यों का इसमें जो लिबरलाइजेशन होने के बाद राज्य के पास अगर पैसा नहीं, राज्य कैसा पैसा खर्च करेगी। देखिए, इसमें बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, उनका धन्यवाद हम भी करना चाहेंगे। कल आदरणीय हर्षवर्धन जी ने भी जो चिट्ठी लिखा था, उस चिट्ठी में भी डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने उन तमाम राज्यों की लिस्ट दी है। जैसे आसाम हो गया, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, जैसे मध्य प्रदेश हो गया। कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने मुफ्त वैक्सीनेशन देने की बात, कर्नाटक हो गई, उन्होंने मुफ्त वैक्सीनेशन देने की बात की है। तो राज्य मुफ्त वैक्सीनेशन भी देने की बात कर रहे हैं, वो मुफ्त भी दे रहे हैं, अपनी तरफ से दे रहे हैं। तो ये स्वागत योग्य कदम है और हर राज्य अपने इस कदम के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, वो मुफ्त दे सकता है। राज्यों के पास ये जो लिबरलाइज हुआ उससे क्या लाभ हुआ? देखिए, पहले जो प्रायोरिटी लिस्ट थी, जो वनरेबिलिटी की प्रायोरिटी लिस्ट थी, वो केंद्र सरकार ने निर्धारित किया था कि 60 साल के ऊपर, 45 साल के ऊपर डॉक्टर, नर्सेज, फ्रंटलाइन वर्कर्स, इनको प्रायोरिटी बेसिस पे, क्योंकि ये वनरेबल है, हम इनको पहले वैक्सीनेट करेंगे। अब लिबरलाइज होने के बाद, ओपन पॉलिसी होने के बाद, इसको कस्टमाइज करने की स्वतंत्रता कि हम भी अपने वनरेबल ग्रुप को चूज कर सकते हैं। हम इस एज ग्रुप को भी वैक्सीनेट कर सकते हैं, इन लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं। ये सब ग्रुप्स बना करके हम चूज कर सकते हैं, हम कस्टमाइज कर सकते हैं बियॉन्ड द नेशनल पॉलिसी। ये स्वतंत्रता राज्य को दे दिया गया है कि नेशनल पॉलिसी जो था उसके बाहर और उसके इतर जाकर, उसके बियॉन्ड जाकर, अगर आपको लगता है कि आपके राज्य में इस प्रकार की नीति अपनाने से और ज़्यादा फायदा होगा तो वह भी आप कर सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता, इसकी छूट आपको है। इस कारण से एक ऑप्शन ये है कि आप कस्टमाइज करिए। दूसरा है, देखिए, राज्य के पास आप कोई भी चैनल अपना खोल सकते हैं, प्राइवेट चैनल भी खोल सकते हैं। आप अपना कोई भी चैनल खोल करके अपने इस वैक्सीनेशन प्रोसेस को सुचारू रूप से चला सकते हैं। ये आप संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है, इसमें किसी प्रकार का अंकुश आपके ऊपर नहीं। आपको लगता है बहुत कठिनाई है, तो आप जो केंद्र सरकार फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव चला रही है, केवल उसी को स्टिक कर सकते हैं कि हम और कुछ नहीं करेंगे। जो केंद्र सरकार गरीबों के लिए, वनरेबल्स के लिए फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव चला रही है, हम केवल उतना ही चलाएंगे। आप वो भी कर सकते हैं। ये सारा स्वतंत्रता, ये सारी छूट केंद्र सरकार ने लिबरलाइजेशन करके 1 तारीख से राज्य सरकार को दे दिया है। इसलिए आप अपने एक्सपर्ट ग्रुप के साथ चिंता करके अपने राज्य में क्या करना है, इसके मालिक आप हैं। और मुझे लगता है ये एक फेडरल स्ट्रक्चर में स्वागत योग्य कदम है। चाहे राज्य लिबरलाइजेशन के बाद ओपन मार्केट में जाएं, चाहे वो ना जाएं, चाहे वो अपने एक कस्टमाइज ग्रुप को वैक्सीनेट करें या ना करें, मगर एक बात मैं स्पष्टतः कहना चाहूँगा कि जो सेंट्रल पॉलिसी मुफ्त वैक्सीनेशन की है और वनरेबल ग्रुप्स की है, वो कंटिन्यू करते रहेगी, हर राज्य में कंटिन्यू करते रहेगी जिस प्रकार से वो चल रही है। और वो प्रोग्रेसिव है एंड इट विल बी इवॉल्विंग ऑल्सो।
प्रोग्रेसिव मतलब निरंतर चलेगी, इवॉल्विंग मतलब उसमें समय समय पे ग्रुप्स ऐड होते रहेंगे। जैसे पहले 60 साल था, फिर 45 विद कोमॉर्बिडिटी आया, फिर 45 आया। ठीक उसी प्रकार से ये इवॉल्विंग प्रोसेस है, ये चक्र आगे चलता रहेगा और ये निरंतर चलता। तो बाकायदा बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा सामने आया। उन्होंने कहा कि जो राजनीति इस वक्त हो रही है उससे दरकिनार करके लोगों के भले के बारे में सोचना चाहिए, राज्यों को किस तरीके से संकट से जूझना है इस बारे में सोचना चाहिए। उधर दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी ना हो इसके लिए पूरी कोशिश हो रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया गया है जहां लिक्विड से ऑक्सीजन में तब्दील किया जाता है। पहले लिक्विड को टैंक में भरकर लिया जाता था, इसके बाद इन्हें सिलेंडर में भरा जाता है। दिल्ली समेत पूरे देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर महामारी है, क्योंकि कोरोना के जो गंभीर मरीज हैं उन्हें ऑक्सीजन की बेहद जरूरी है। अस्पतालों में, कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के एक ऑक्सीजन प्लांट में जहां लिक्विड ऑक्सीजन को गैस फॉर्म में तब्दील किया जाता है। आप हमारे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, ये ऑक्सीजन प्लांट की तस्वीर है और यहाँ लिक्विड ऑक्सीजन आता है और उसके बाद पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद गैस में तब्दील किया जाता है। यहाँ के मालिक अमन धमीजा जी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरी प्रक्रिया का पालन कैसे किया जाता है। अमन धमीजा जी हैं मेरे साथ, इस ऑक्सीजन प्लांट के मालिक। अमन जी, न्यूज़ 18 इंडिया में आपका स्वागत है। पहले तो अभी बहुत दबाव है, कैसे पूरी प्रक्रिया होती है? लिक्विड ऑक्सीजन आपके पास कहाँ से आता है और कैसे आप गैस फॉर्म में तब्दील करते हैं, बताएं। जी, हमें जो लिक्विड आ रहा है वो पानीपत एयर लिक्विड से आ रहा है। वो जो लिक्विड आता है ट्रांसपोर्ट टैंक से, ये हमारा यहाँ स्टैटिक टैंक है 14 टन का, इसमें डिकेंट हो जाता है। इससे हम क्या करते हैं, इसके आगे एक पंप लगा हुआ है जो उस लिक्विड को पुश करता है। ये टैंक, इसका क्या नाम है? इसे क्या टैंक कहते हैं? स्टैटिक टैंक कहते हैं, क्रायोजेनिक स्टैटिक टैंक। इसमें लिक्विड डाला जाता है जिससे वो आगे पुश करके गैसियस फॉर्म में चेंज करके सिलेंडर रिफिलिंग किया जाता है। इसमें लिक्विड फॉर्म डाला जाता है? हाँ जी, हाँ जी। और जो कहाँ गैस में तब्दील होता है और किस वजह से गैस में तब्दील होता है, बताएं। यहाँ से ये पंप से पुश किया जाता है जी, जो वेपोराइजर में आता है। जी, ये वेपोराइजर है। यहाँ लिक्विड पे दबाव होता है जिससे वो गैस फॉर्म में तब्दील होता है। बिल्कुल, इसका काम ये है कि ये लिक्विड को गैस में चेंज करेगा और वो पाइपलाइन सीधा आगे ऊपर मैनीफोल्ड में चली जाती है जहाँ पे सिलेंडर भरे जाते हैं। जी, आइए मैं आपको मैनीफोल्ड दिखाता हूँ। जी, मैनीफोल्ड उधर। हाँ जी, उधर। जी, अब अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि इस पूरे प्लांट की तस्वीरें दिखाएं और पूरी प्रक्रिया। ये स्टैटिक टैंक है मैन्युफैक्चर, जहां लिक्विड ऑक्सीजन का निर्माण होता है, वहां से एक बड़े टैंक के जरिए यहां आता है लिक्विड फॉर्म में। और अमन जी, ये बताइए कि इसकी क्षमता क्या होती है, कितना टन इसमें आता है ऑक्सीजन? ये टैंक है ये 14 टन का है जी। तकरीबन इसमें ये समझ लीजिए 1500 सिलेंडर भर जाएगा जी। एक बार अगर ये पूरा भर जाता है तो 1500 सिलेंडर भर जाता है और मैन्युफैक्चरर से लिक्विड फॉर्म में यहाँ आता है, इसमें आप डालते हैं। तो अभी जो वक्त चल रहा है, जिस तरह से लिक्विड ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ी है, तो डेली जो डिमांड है वो पूरी हो जाती है? नहीं सर, डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है जी। अगर ये 24 घंटे भी चलता रहे तब भी अभी पूर्ति नहीं होगी। आपने बाहर लाइन देखी होगी जी, जो लाइन है वो तकरीबन मेरे ख्याल से 20-25 आपने गाड़ियाँ देखी हैं। बिल्कुल। ये बताइए, आप बता रहे थे वहाँ लिक्विड से ऑक्सीजन में तब्दील होता है, फिर कैसे पूरी प्रक्रिया होती है? वहाँ से ये हमारा मैनीफोल्ड है ऑक्सीजन का, ये जी, जिसमें एक बार में 30 सिलेंडर लगाए जाते हैं। ये 30 सिलेंडर हैं, देख सकते हैं। ये 30 बड़े सिलेंडर कितने किलो के हैं अमन जी? ये अलग अलग है जी। ये 47 लीटर का सिलेंडर कहते हैं इसको, और ये जो छोटा सिलेंडर है इसको 10 लीटर का कहते हैं। ये 10 लीटर का सिलेंडर कहा जाता है। एक बार में 30 सिलेंडर ऐसे, चाहे छोटे हो या बड़े, उसमें लिक्विड ऑक्सीजन गैस में तब्दील होता है और उसके बाद एक बार में 30 सिलेंडर में ऑक्सीजन भरा जाता है। क्या रेट है अभी जो आप लोगों को देते हैं? जी, जो हमारा रेट है इस वक्त, जो बड़े वाला सिलेंडर है वो 300 रुपये का है जी। ये 300 का? हाँ, और जो छोटा है वो 100 रुपये का है। 100 रुपये का। वो पीछे में आप देख सकते हैं जो छोटे सिलेंडर लगे हुए हैं, वो 100 रुपये का गैस की कीमत। हाँ जी, लोडिंग अनलोडिंग सब मिला के वो इसकी कीमत ये है जी। ये बताइए कि अभी इतने सारे सिलेंडर आपके पास भरे पड़े हैं, पहले इंडस्ट्री में भी आपकी तरफ से सिलेंडर भेजे जाते थे, तो अभी इंडस्ट्री को भेजा जा रहा है या फिर सिर्फ मेडिकल यूज के लिए? बिल्कुल, पिछले कई दिनों से सिर्फ मेडिकल में जा रहा है। 101% मेडिकल में जा रहा है। और हम चाहते भी नहीं है कि इस वक्त ये गैस कहीं और यूज़ हो। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हर पेशेंट को मिले, हर हॉस्पिटल को मिले,
और जल्द से जल्द मिलाई जाए। तो एक बार में 30 होता है तो कितनी देर में होता है और एक दिन में कितना टोटल करते हैं आप लोग, भरते हैं? तकरीबन 40 मिनट में ये भर जाता है 30 सिलेंडर। और भरने का तो यह है, अगर लिक्विड चल आता रहे और प्लांट नहीं रुके तो 24/7 प्रोसेस है ये। तो अभी कैसे, जैसे अभी तो आपका मशीन बंद है क्योंकि लिक्विड है उसमें, अब आ गया है लिक्विड और ये चालू हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल। तो आपने बताया कि थोड़ी देर पहले 3.5 टन आया था, जबकि आपके स्टैटिक टैंक की क्षमता 14 टन है, तो डेली 14 टन आ जा रहा है? डेली 14 टन तो नहीं आ रहा है, हमें तकरीबन 7-8 टन डेली मिल रहा है। 7-8 टन डेली मिल रहा है क्या? जो गाड़ी आती है वो किसी न किसी अस्पताल में उतारती हुई आती है, मतलब जहाँ पे लिक्विड टैंक्स लगे हुए हैं। तो यानी बड़े बड़े अस्पतालों में इस तरह के छोटे टैंक मौजूद है ताकि सीधे वहाँ मरीजों को सप्लाई किया, ताकि यहाँ पे एक तो लाइन नहीं लगेगी उनकी और फिर दोनों काम हो जाएंगे। तो ये सारे जो आपने गैस सिलेंडर दिख रहे हैं, तो अभी जो किस तरह से आप लोगों को मुहैया करा रहे हैं? एक तो अस्पतालों को मुहैया कराते होंगे, क्या निजी तौर पे भी मुहैया कराते हैं किसी को? बिल्कुल करा रहे हैं, क्योंकि आज आपको भी पता है, हमें भी पता है, हर घर में कोरोना है, हर एक को ऑक्सीजन चाहिए, तो निजी तौर पे कराना बहुत जरूरी है। कंट्रोल कर उसको ढंग से ट्रीटमेंट दे पाते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आज हम कोशिश करें कि अपने कंटेनमेंट के एफर्ट्स के साथ ही हम जब भी किसी हमारे समाज में किसी भी व्यक्ति को कोई भी सिम्टम अगर नोटिस होता है तो वह तुरंत से तुरंत उसका टेस्ट कराएं। टेस्ट का रिजल्ट आने में अगर 24 घंटे या उससे अधिक समय भी लगता है तो यह मानते हुए कि मुझे कुछ सिम्टम्स हैं, मुझे दूसरे लोगों से, अपने परिवार के लोगों से एक आइसोलेशन रखना है, एक डिस्टेंस बना के रखना है जब तक मेरा टेस्ट रिजल्ट नहीं आता, और साथ ही मैं रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस लेता रहूं, उसकी भी आज हमारे लिए जरूरत है कि हम उसको ढंग से इंप्लीमेंट करें। दूसरा मेजर फोकस है क्लिनिकल मैनेजमेंट। आज हम देख रहे हैं कि यथासंभव प्रयत्न करते हुए भी हम पाते हैं कि कुछ प्रांतों में हमारे ऐसी सिचुएशन भी पैदा हो रही है कि जहां पर हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्रेस क्रिएट हो रही है। तो उसके लिए जरूरी है कि हम कुछ मुख्य अंशों का स्पेसिफिकली पालन करें। जैसे हम आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जरूरत है कि हम जितने भी हमारे होम आइसोलेशन केसेस हैं हम उनको मॉनिटर करें। होम आइसोलेशन केसेस की मॉनिटरिंग करते हुए हमें यह ध्यान रखना कि जो व्यक्ति पॉजिटिव होकर होम आइसोलेशन में है वह प्रॉपर आइसोलेशन में रहे ताकि उसके परिवार के और सदस्यों को इन्फेक्शन ना फैले। होम आइसोलेशन से संबंधित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इश्यू की गई गाइडलाइंस का 100% पालन हो वह हमें इंश्योर करना है। जरूरत है कि जो जिनको की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो उनको स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके हम सीमलेस हॉस्पिटलाइजेशन को कोशिश करें ताकि पेशेंट को टाइम पर एडमिशन मिल सके। इसके लिए हमने स्टेट से और डिस्ट्रिक्ट से भी रिक्वेस्ट की है कि हर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिक्वेस्ट के तहत एक डैशबोर्ड प्रोवाइड करे जहां पर की अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स उसको डिस्प्ले किया जाए ताकि लोगों में एक अननेसेसरी भय का वातावरण पैदा ना हो और एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस क्रिएट किया जाए जिससे कि हॉस्पिटल में बेड उनको मिल सके। साथ ही जरूरी है कि स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट मिलकर बेस्ड ऑन द केसेस ट्रेजेक्ट्री, किस टाइप के केसेस आ रहे हैं, कितनी तादाद में केसेस आ रहे हैं, उसको देखते हुए जरूरत पड़े तो एडिशनल गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स के बेड्स को कोविड डेडिकेटेड बेड्स में कन्वर्ट करे और अधिक जरूरत हो तो मेकशिफ्ट टेम्परेरी हॉस्पिटल्स भी बनाकर इंश्योर करे कि जिन लोगों को बेड्स की जरूरत है उनको हम समय पर बेड्स दिला पाएं। जरूरी है कि हम नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को 100% फॉलो करें। आज आप लोगों की नॉलेज में भी है कि कहीं जगह पर ऑक्सीजन और इसी तरह से जो इन्वेस्टिगेशनल थेरेपी वाली हमारी दवाइयां हैं जैसे कि रेमडेसिविर, टोसिलिजुमाब, जो कि लिमिटेड सप्लाई में देश में अवेलेबल है क्योंकि हमने देखा कि एक सडन सर्च केसेस में आया है। तो वाइल एक स्थाई पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी सप्लाई बढ़ाने का काम कर रही है। दूसरा जरूरत है कि अननेसेसरी ड्रग प्रेस्क्रिप्शन ना हो। तो हम आप लोगों के द्वारा सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि काइंडली इंश्योर करें जिसको ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत हो उसको ऑक्सीजन दी जाए, जितनी क्वांटिटी में ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत हो उतनी ही ऑक्सीजन दी जाए। साथ ही जो इन्वेस्टिगेशनल थेरेपीज हैं उनको उनके नॉर्म्स के हिसाब से, क्लिनिकल प्रोटोकॉल के हिसाब से ही प्रेस्क्राइब किया जाए। यह भय का वातावरण क्रिएट ना हो कि अगर मुझे रेमडेसिविर या टोसिलिजुमाब नहीं मिलेगी तो मेरे पर्टिकुलर पेशेंट को खतरा ज्यादा है। साथ ही हम इससे संबंधित एक और बात आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि जिस तरह से रेमडेसिविर और टोसिलिजुमाब हैं, हमारा क्लिनिकल प्रोटोकॉल क्लियरली आइडेंटिफाई करता है सिमिलरली प्लेस्ड मेडिसिन जो कि इससे चीपर हैं, जो वाइडली अवेलेबल हैं,
और उन सबको भी हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी द्वारा प्रेस्क्राइब करना चाहिए, ताकि लोगों में एक जो भय का वातावरण है वह कम हो सके और साथ ही इफेक्टिव एंड रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट हम पेशेंट को दे पाएं। इस विषय में डॉक्टर गुलेरिया आपको और डिटेल में भी एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही इक्वली इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ जब हम अपना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने की बात करें, एक तरफ हम क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करने की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इसलिए जरूरी है कि अगर हमने इसको फॉलो नहीं किया तो चाहे हम कितना भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर समय समय पर अपग्रेड करते रहें, बट हमारे देश की जनसंख्या इतनी अधिक है कि हम जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, जब तक हमने अपने इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं किया, तब तक हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमेशा किसी ना किसी लेवल पर स्ट्रेस पर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं इससे संबंधित आपको 2 स्टडीज भी हाईलाइट करना चाहूंगा। जैसे कि अगर आप देखें कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों में इस पर रिसर्च हुई है, उन्होंने पाया है कि अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग से हम किस तरह से फायदा उठा सकते हैं, तो उन्होंने देखा है कि एक आदमी अगर कोई भी फिजिकल डिस्टेंसिंग मेजर्स को फॉलो ना करे तो 30 दिन के अंदर वह 406 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। यानी कि अगर हम अपने बिहेवियर पैटर्न में कोविड को समझते हुए उससे संबंधित चर्या नहीं करते हैं, कार्य नहीं करते हैं, तो टू दैट एक्सटेंट हम अपनी फैमिली और अपने समाज को उस एक्सटेंट तक रिस्क में ले जाते हैं। अगर हम 50% फिजिकल एक्सपोजर अपना कम कर दें तो यह पाया गया है कि 406 लोगों के मुकाबले 15 के करीब लोग इन्फेक्ट होते हैं। और अगर हम अपना फिजिकल एक्सपोजर 75% कम कर दें तो एक इन्फेक्टेड आदमी इफेक्टिवली करीब 2.5 लोगों को ही 1 महीने बाद इन्फेक्ट कर पाएगा। आप लोगों द्वारा हमारी सबसे विनती है कि इस एस्पेक्ट को समझना बहुत जरूरी है कि एक तरफ हम क्लिनिकल मैनेजमेंट पर ध्यान दें, दूसरी तरफ हम इन्फेक्शन कंट्रोल पर भी ध्यान दें। दूसरा विषय जो हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, यूज ऑफ मास्क। यह भी एक स्टडी के द्वारा पाया गया है कि जबकि हम 6 फीट की दूरी, 2 गज की दूरी अपने मध्य में रखते हैं, तो भी अगर दोनों, यानी कि पर्सन जिसको कोविड-19 हुआ है और पर्सन जो अनइन्फेक्टेड है, यह आप एक किसी भी घर में यह स्थिति पा सकते हैं कि जो होम आइसोलेशन के केसेस है, अगर मास्क का सही ढंग से इस्तेमाल ना किया जाए तो 90% रिस्क है कि एक इन्फेक्टेड आदमी दूसरे अनइन्फेक्टेड आदमी को इन्फेक्ट कर सकता है। यहां भी अगर आप देखेंगे कि अनइन्फेक्टेड पर्सन अगर मास्क पहने लेकिन इन्फेक्टेड पर्सन ना पहने तो 30% उसके चांसेस हैं कि वह इन्फेक्ट कर पाएगा। अगर इन्फेक्टेड पर्सन मास्क पहनता है और साथ में अनइन्फेक्टेड पर्सन भी मास्क पहनता है तो दोनों केसेस में 1.5% रिस्क रह जाता है। कपल दिस विद 6 फीट डिस्टेंस बिटवीन 2 पीपल, तो देयर इज नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन अक्रॉस 2 पीपल। मित्रों, हम आपके द्वारा सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे एफर्ट्स हों कि हम इस पर ध्यान रखें। इस विषय पर हम इससे पहले कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन आज जरूरी है, जिस तरह से रनअवे स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन हम पा रहे हैं कुछ प्रांतों में, उन पर्टिकुलर एरियाज में हमें कोशिश करनी है कि यह प्रोसेस, हैंड हाइजीन, फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क, जिसको हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के रूप में कहते हैं, यह हमारे जीवनचर्या का एक हिस्सा बन सके। इसके